चलो बच्चों, तो अब क्लास चालू करते हैं। आज ऐसे प्रश्नों को जानेंगे जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, साइंस का क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया है दर्पण के परिवर्तन और अपवर्तन को, उससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दे। क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण के बारे में हम जानते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें सदैव क्या होता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और क्या होता है, तो छोटा भी होता है। चलिए, हमें क्या बताना है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किरण आरेखी से खींच लेंगे। ये हमारा एक हो गया, क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव P हो गया। और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बताएंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल और उत्तल दर्पण के दो उपयोग आपसे पूछे जाते हैं। क्या, तो अवतल और उत्तल इन दर्पणों के उपयोग आपसे पूछ ले जाते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग मुख्यतः हम लोग कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग मुख्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ी के हेडलाइट आदि में किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इसलिए उपयोग किया जाता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, जिस वजह से जो गाड़ी चालक होता है पीछे की वस्तु को सरलता से देख पाता है, और पीछे की वस्तु को जब वो सरलता से देख पाता है तो खतरे की संभावनाओं से वो क्या होता है, बच जाता है। तो अवतल और उत्तल दर्पण के आपसे उपयोग पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्नों का जवाब ऐसे देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आप बिना छुए कैसे बता सकते हैं कि कोई दर्पण उत्तल है, अवतल है या समतल है। आपको बिना छुए बताना है कि कोई भी दर्पण जो अवतल कब होगा, उत्तल कब होगा और समतल कब होगा। देखिए, अवतल दर्पण को आप बिना छुए तब बता सकते हैं जब आप उसके प्रकृति और साइज को ऐसे ही बता सकते हैं। मतलब जिस दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या होगा, अवतल दर्पण। लेकिन जिस दर्पण में किसी वस्तु का छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, तो हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि कोई दर्पण अवतल है या उत्तल दर्पण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाहनों में स्पष्ट दृश्य के रूप में गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए विद्यार्थी, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उस साइड मिरर में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। आखिर क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, चौड़ा होता है, और दृष्टि क्षेत्र चौड़ा होने की वजह से यह पीछे से आने वाली किसी भी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। और जब सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है तो गाड़ी चालक जो होता है उसको दिशा देने में क्या होती है, सहूलियत होती है,
और जब उसे दिशा देने में सहूलियत हो जाती है तो घटनाओं से क्या होता है, बच जाता है। इसलिए वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि हम वस्तु को कहां पर रखें अवतल दर्पण में कि प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त हो। तो देखिए प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त होने के लिए हम वस्तु को क्या करते हैं, तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तब उस स्थिति में क्या होता है, तो जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखिए विद्यार्थी, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है बाबू, वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सौर भट्टियों में हम अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। जो सौर भट्टी होता है उन सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। और देखिए अवतल दर्पण के गुण में आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें जो होती है वो एक बिंदु पर क्या होती है, आकर अभिसरित होती है, एकत्रित होती है। तो सौर भट्टी में जो अवतल दर्पण लगा होता है वो प्रकाश की किरणों क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जिससे सौर भट्टी का जो कार्य प्रणाली है वो आसानी से करता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछता है, उत्तल लेंस पूछ सकता है, चाहे अवतल लेंस। उत्तल लेंस है तो क्या है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जब भी आपको अंतर पूछे तो दोनों का क्या करेंगे, हम डिफिनेशन लिख देंगे। अब देखिए उत्तल लेंस यही होता है ना, वह लेंस जो किनारों पर पतला और मध्य भाग में क्या हो, मोटा हो, उत्तल लेंस होता है। जबकि अवतल लेंस जो होता है विद्यार्थी वो क्या होता है, तो किनारों पे मोटा होता है और बीच में मध्य भाग क्या होता है, इसका पतला होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। गौर समझिएगा कि लेंस की क्षमता जो है क्या होता है, तो फोकस के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है, लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है 1/f मीटर। फोकस के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता को किससे इंडिकेट करते हैं, P से। और इसका SI जो मात्रक होता है बाबू, ये क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डाइऑप्टर। क्या होता है, तो डाइऑप्टर होता है। 1D इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो लेंस की क्षमता का परिभाषा आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे अक्षर P द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका SI मात्रा क्या होता है, तो इसका SI मात्रा क्या होता है, डाइऑप्टर होता है। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगले प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें। क्या क्वेश्चन पूछा था बाबू, प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें। देखिए तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम में हमने आपको अपने वीडियो में बताया है कि प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। फिगर भी आपको बताया गया था, देखिए समझ लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, परिवर्तक पृष्ठ हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, और ये क्या हो गई, परिवर्तित किरण। ये हो गया कोण आई आपतन कोण, और ये क्या हो गया, परिवर्तन कोण आर। हमने बताया था आपको पहला नियम, आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम बताया था, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये क्या हो गया, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। प्रकाश के परावर्तन के नियम का जवाब क्या देंगे, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बोलेंगे, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है बेटा। इसी तरह से आपसे कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन जैसे पूछा, उसी तरह से क्या पूछ लेता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लेकर। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी बेटा कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के बाबू दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा, दो नियम। गौर समझिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है बेटा इसमें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इन दोनों को अलग करने वाला जो क्या होता है, विलंब होता है, ये तीनों क्या होते, एक ही तल में होते हैं। कौन कौन किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इन दोनों क्या करने वाला, अलग करने वाला क्या, अभिलंब। ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है बेटा, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, परावर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है। आपतन कोण की जया साइन आई, परिवर्तन कोण की जया साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। और साइन आई बटे साइन आर को हम क्या बोलते हैं, स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसे किसे जानते हैं, तो स्नेल लॉ, स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है +1 होता है, आखिर क्यों। तो आवर्धन के बारे में हमने आपको बताया है कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन। समतल दर्पण का आवर्धन +1 है। इसका कारण पूछता है आखिर क्यों। ठीक है ना। तो आवर्धन के बारे में बेटा हमने बताया है कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। और आपको पता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, समान साइज का। मतलब कि जितना बड़ा बिंब उतना बड़ा प्रतिबिंब। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का बिंब है तो प्रतिबिंब कितना का होगा, 5। अब इसको कट कर दे क्या हो जाएगा, 1। अर्थात समतल दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को क्या कहता है, फोकस वक्रता त्रिज्या से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी परीक्षा में इस चैप्टर से आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन गौर से देखिएगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। गौर समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी।
अब देखिए बाबू सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। क्या दिया आपको, वक्ता त्रिज्या दिया है ना, और वक्ता त्रिज्या क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं ना। गिवन आर इक्वल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। निकालना है क्या एफ, एफ इक्वल टू वाट। अब आर और एफ में आपको रिलेशन बताया गया है, इन दोनों में रिलेशन होता है आर इक्वल टू क्या होता है 2f। क्या होता है आर इक्वल टू 2f। निकालना है क्या एफ, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई 2 हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या है 20, 20 अपॉन क्या होगा 2, कट जाएगा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो उस दर्पण की फोकस दूरी आधी यानी कितना हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यानी आपको वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, फोकस निकाला है बराबर वाट। आर बराबर क्या होता है संबंध आपको बताया गया है, तो आर बराबर 2f होता है, तो आपने आर बराबर 2f लिख दिया। एफ निकालना है तो एफ इक्वल टू क्या हो गया आर बाई 2, तो 20 बाई 2 10 दूना क्या हो गया 20। अब चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछता है। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नोट कीजिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। देखिए अगला क्वेश्चन, अब आपको क्या करेगा, लेंस से संबंधित, ठीक है, या दर्पण से संबंधित बीम फोकस और प्रतिबिंब देकर उसमें से किसी एक का वैल्यू पूछ लिया करता है। ठीक है बाबू, जैसे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आपको हमने लेंस की क्षमता के बारे में बताया ना, चश्मा वश्मा से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, तो चश्मा से संबंधित भी प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की, एक अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन गौर देखिएगा, क्वेश्चन है 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। आपको पता है कि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। आपको क्या दिया है बाबू, फोकस दूरी दिया है ना, तो गिव है एफ इक्वल टू क्या हो गया बाबू, एफ इक्वल टू हो गया 2 मीटर। ठीक है ना, निकालना क्या है लेंस की क्षमता। क्या निकालना है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को क्या बोलते हैं पी इक्वल टू वाट। अब आप जानते हैं कि पी इक्वल टू क्या होता है, तो पी इक्वल टू होता है 1/f मीटर। ठीक है, अब देखिए पी इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 0.5। ठीक है ना, लेकिन ये मीटर में है तो इसको मीटर में करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता जो होगी क्या हो जाएगा 0.5, लेकिन ये मीटर में है, इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। तो इसको क्या बोलो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो आपको पता है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है ऋणात्मक होती है, तो क्षमता क्या हो जाएगा बताओ तो P इक्वल टू माइनस 0.5, यानी P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -50, क्या चीज सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेंस से संबंधित पूछ लेता है आपसे, उसको भी देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन बनाइएगा 5 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या। क्वेश्चन लिखिएगा 5 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी।
जैसे हमने सॉल्यूशन किया उसी तरह से करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन लिख लिए। अब देखिएगा, अब ऐसे प्रश्नों को क्या करता है, चश्मा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। कह देगा जैसे कोई एक डॉक्टर है, वह 1.5D 1.5D, अगर यहाँ प्लस इंडिकेट कर रहा है तो बताओ अभी कौन सा लेंस होगा? तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? सॉरी, उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। क्यों उत्तल लेंस होगा? तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। क्वेश्चन पूछ लेगा कोई डॉक्टर जो है प्लस 1.5D डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस क्या करता है? निर्धारित करता है। तो आपसे लेंस की फोकस दूरी पूछ सकता है और लेंस की फोकस दूरी आप निकाल लेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है क्यों किस प्रकार का लेंस है, तो आप चिन्ह को देखकर बता सकते हो कि लेंस जो है किस प्रकार का है। प्लस है तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगर यही क्या होगा? माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जाना कक्षा 10वीं फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से पूछे जाने वाले प्रश्न। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अगला चैप्टर आपका आता है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो हम लोग का नेत्र है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को क्या कर ले, समायोजित कर लेता है, उसे लेंस की क्षमता कहा जाता है। अब देखिए, मानव नेत्र आप पढ़ रहे हैं, तो मानव नेत्र क्या है? ठीक है ना, इसकी संरचना भी पूछ सकता है। तो आप इसका जवाब देंगे कि मानव नेत्र एक फोटो कैमरे की भांति होता है। कैसा होता है? फोटो कैमरा। जिस तरह से कैमरा जो होता है वो क्या करता है? फोटो को कैप्चर करता है, उसी तरह से हमारा नेत्र भी क्या है? फोटो कैमरा है। ठीक है ना। और हमारे चारों तरफ जितना सारा वस्तु दिख रहा है, उन सारे वस्तुओं का फोटो जो है कहाँ बनता है? नेत्र में बनता है। और इसमें बहुत से भाग होते हैं मानव नेत्र में। इसका बनावट आप लोग कर क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। थोड़ा देख लीजिए बनावट इसका। ये हमारा दिख तंत्रिका हो जाता है, रेटिना हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारा पक्षमाभी हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? लगा हुआ उत्तल लेंस हो जाएगा। ये मानव नेत्र है। तो मानव नेत्र एक फोटो कैमरे की भांति होता है, और इसका जो लेंस निकाय होता है ये पर्दे पर क्या करता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और कहाँ वस्तु पर प्रतिबिंब बनाएगा? रेटिना पर। और मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन नेत्र की संवेदन क्षमता की वजह से उसको सीधा कर दिखा दिया जाता है। अब देखिए, नेत्र में क्या क्या होता है? यहाँ पुतली होती है, और ये पुतली क्या करती है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है ना। पुतली क्या करेगी? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगी। और नेत्र जो होता है लगभग कैसा होता है? गोलाकार होता है। किस आकृति में होता है? एक सर्किल में होता है। ठीक है ना। और इसका व्यास जो होता है वह लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना बाबू। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अब देखिए, हम अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन आपके नेत्र के दोष से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
तो थोड़ा सा देख लेते हैं उसको, या कह देगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो नेत्र में जो भी दोष होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। और दृष्टि दोष जो होते हैं बाबू मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं एवं यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। आपसे इसका वर्णन भी पूछ सकता है। इसका जवाब देंगे कि हमारे नेत्र में जो भी दोष होते हैं, आप देखिए दोष में क्या क्या हो सकता है, या तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी या दूर की नहीं दिखाई देगी। अगर निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, दूर की दे रही है तो निकट दृष्टि दोष। अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है और निकट दे तो उसको क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखेंगे, नेत्र में हमारे जो भी दोष पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, दृष्टि दोष बोला जाता है। दृष्टि